अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। चुन चुन के मुंतखब करके कुछ सियासतदानों को जनाब एक दावत पर बुलवाया गया है और वहाँ पर उन सियासतदानों की एक बहुत बड़े अफसर से हुई है मुलाकात। और इस मुलाकात में फितने से निपटने के लिए जो है ना मनसूबाबंदी वो की गई है। और ये मुलाकात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है, क्योंकि इस मुलाकात में जो चंद रहनुमा शरीक थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे, मुख्तलिफ जमातों के लोग थे, जिनको पिक एंड चूज़ करके, मतलब ख़ास कर तू भी आ जा, तू साढ़े नाल है, नहीं है, अच्छा तू भी आ जा, इस तरह करके तकरीबन कोई 8 के करीब जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको बुलाया गया और उनके साथ तकरीबन 4 घंटे की एक तवील नशिस्त की गई। और इस नशिस्त के अंदर उनको मुख्तलिफ अमूर के ऊपर जो है जो पॉलिसी है या जो है उनसे इनपुट भी लिया गया और अपनी राय भी दी गई और उनको ये बताने की कोशिश की गई कि जनाब असी की कर रहे हैं तो असी की करन जा रहे हैं। अब यकीनी तौर पर जब इस तरह की कोई ब्रीफिंग होती है या इस तरह के लोगों को चुन चुन के बुलाया जाता है, उनके साथ मुलाकात होती है और वहाँ पर बहुत सारे अमूर जो हैं वो डिस्कशन में आते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर बहुत सारे सवाल भी पैदा होते हैं और ख़ास तौर पर फितने से निपटने के लिए, क्योंकि ये जो फितना है इस वक्त, वो फितने ने बहुत ज़्यादा अत मचाई हुई है और उस फितने ने बहुत सारे मामलात को जो है ना वो पेचीदा कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि इस मर्तबा इदारे ने फितने से निपटने के लिए एक मरबूत और मुनज़्ज़म प्लान तैयार कर लिया गया है और इस हवाले से ही ये जो अरकान हैं इनको चुन चुन कर मुख्तलिफ पार्टी से, आप ये समझे कि तकरीबन कोई 8 के करीब लोग थे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से, यानी हर एक पार्टी से एक एक बंदा तकरीबन वहाँ पे बुलाया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई नुमाइंदा मदऊ नहीं किया गया। उधर से उन्होंने ब्लैकआउट रखा और बाकी तमाम जमातों से एक एक बंदा उन्होंने इकट्ठा किया और उनको बुलाया गया और बहुत बड़े अफसर ने उनके साथ मुलाकात की, जिसमें बतौर ख़ास इस मामले पर बात की गई कि फितने ने जो तबाही मचा दी है और जो तबाही फैलाने का मंसूबा है इससे कैसे निपटा जाएगा। मुलाकात करने वाले ये जो 8 लोग थे, इनमें से एक बड़े लीडर का ये कहना है कि तैयारियां मुकम्मल दिखाई दे रही हैं और लगता है इस मर्तबा कोई वो जो कहते थे ना माजी में कि वो जो है आँख ओझल कर दी जाती है, बंदा प्रिटेंड करता है कि यार मैं नहीं देखा तू की कर रहे हैं, इस तरह का कोई अब सीन नहीं होगा, कोई लाड शाड नहीं उठाए जाएंगे, बल्कि इस मर्तबा क्लैरिटी, वो लीडर का ये मानना है कि क्लैरिटी नज़र आती है, एक अज़्म नज़र आता है, एक संजीदगी नज़र आती है हर एक इशू को एड्रेस करने के लिए। और ये एक बहुत ही बड़ी जो है वो पेशरफ्त है और उस लीडर का ये कहना है कि इस बारे में अब तासुर ये मिल रहा है कि फितने से निपटने के लिए संजीदगी के साथ न सिर्फ काम किया जाएगा बल्कि एक भरपूर किस्म का जवाब भी दिया जाएगा। और इस हवाले से जब कोई वाज़े प्लान तैयार हो जाएगा तो एक प्रेस ब्रीफिंग का भी एहतमाम किया जाएगा और इस ब्रीफिंग के अंदर जो तय पाने वाले नकात हैं जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड किया जाएगा, तो वो बताया जाएगा कि जनाब इस मामले को हमने कैसे एड्रेस करना है। ये मुलाकात कब हुई, कहाँ पे हुई और इस मुलाकात के अंदर कौन कौन शरीक था और इस मुलाकात का एंड रिजल्ट क्या निकला, इसके ऊपर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर आई है सामने आज सुबह और वो है पाकिस्तान के इस वक्त तक के आखिरी डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल की, जो दुबई में इंतकाल हुआ है उनका और उनकी जो फैमिली है उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि दुबई के अंदर अमेरिकन हॉस्पिटल में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो खालिक हकीकी से जा मिले हैं। उनकी 79 ईयर्स थी एज और ISPR ने जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की तरफ से इजहार अफसोस भी किया है उनके इंतकाल पर। और ये बताया जा रहा है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के अहल खाना उनकी मैयत को पाकिस्तान लाने के लिए और यहाँ पर उनकी तदफीन करने के हवाले से सोच विचार कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि जनाब हमें पाकिस्तान के अंदर जनरल साहब की तदफीन करनी चाहिए। जनरल साहब पाकिस्तान की सियासत का या पाकिस्तान के जो तारीख़ है उसके अंदर वाहिद एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने दस्तूर पाकिस्तान की 1 मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा खिलाफ वर्जी की। दस्तूर पाकिस्तान को 1 मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा सस्पेंड किया और ये जो खिलाफ वर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा इस हवाले से है कि दूसरी मरतबा ख़ास तौर पर जब उन्होंने 7 नवंबर को ये जो दस्तूर पाकिस्तान है इसको 1 मरतबा फिर सस्पेंड किया और 1 मरतबा फिर जो है एक PCO जारी किया,
तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाना था जो उस वक़्त डूब रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी लीडरशिप पाकिस्तान वापस आ रही थी और जो एक वकला तहरीक थी उस वक़्त के जो चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिए जाने या उनको बरतरफ किए जाने के हवाले से वकला तहरीक भी बहुत ज़्यादा अरूज पर वो चल रही थी। लिहाजा इस मौके पर जो है जनरल साहब का वो जो है ये जो इक़दाम था ये यकीनी तौर पर एक ऐसा इक़दाम है जो पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक स्याह बाब की हैसियत रखता है। यकीनी तौर पर जो भी मार्शल लॉ है चूँकि वो दस्तूर पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करके आता है और ये वो गलतियां हैं जो माजी में इदारे की तरफ से की गई हैं। दस्तूर पाकिस्तान को नज़रअंदाज करना, दस्तूर पाकिस्तान को पैरों तले रोंदना या दस्तूर पाकिस्तान का मजाक उड़ाना या उसको मुअत्तल करना, हर एक मामला जो है वो उसकी किसी भी तौर पर पजीराई नहीं की जा सकती। जनरल साहब जितने मर्जी अच्छे इंसान होंगे, परवेज़ मुशर्रफ साहब हो सकता है उनके जो है बहुत सारे उन्होंने नेक काम किए हो, क्योंकि अब वो अपना हिसाब किताब लेकर अल्लाह के हजूर पेश किए जा चुके हैं और सबसे बड़ी अदालत और सबसे बड़े मुनसफ के सामने अब उनका मुकदमा जो है वो पेश होगा और उसी में इस बात का फैसला होगा यकीनी तौर पर कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को एग्जेम्पशन मिलती है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के गुनाह और जो उनके सवाब हैं उसका तयन होगा। वो रब और परवेज़ मुशर्रफ का मामला आ गया, मेरा और आपके मामला उस वक्त तक था जब तक जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब हयात थे और उनके ऊपर हम तनकीद करते रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगाया तो उस वक़्त मोइन अज़हर साहब लाहौर के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो प्रेसिडेंट होते थे लाहौर प्रेस क्लब के, और माहिद अली सैयद साहब दी न्यूज़ के बहुत मतलब वो उन लोगों में से शामिल हैं जिनको मैं बहुत कम लोग हैं दुनिया में जिनसे मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। माहिद अली सैयद साहब उनमें से एक थे, वो उस वक्त सेक्रेटरी थे और मैं प्रेस क्लब का ट्रेजरर था। एक मरतबा जो ईवान सदर है वहाँ से इस बात की रिक्वेस्ट आई कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो लाहौर प्रेस क्लब का ना सिर्फ विज़िट करना चाहते हैं बल्कि लाहौर प्रेस क्लब के जो मुंतखब ओहदेदार थे जिनमें से मैंने भी आपका जिक्र किया उनसे हल्फ भी लेना चाहते हैं। तो हमारी उस वक्त की गवर्निंग बॉडी ने ना सिर्फ इस बात को मुस्तरद कर दिया और हमने उनसे कहा कि जनाब हम किसी भी डिक्टेटर को प्रेस क्लब के अंदर वेलकम नहीं करेंगे और ना ही हम किसी भी डिक्टेटर से हल्फ लेंगे। वो पूरा साल हमने हल्फ नहीं लिया लेकिन हमने किसी डिक्टेटर के सामने जो है वो प्रेस क्लब की और आज़ादी सहाफ़त को उनके हाथ में जाने का मौका नहीं दिया। कहने का मतलब यह है कि हर एक बंदा, हर एक वॉक ऑफ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे ने जिसके अंदर जमहूरियत की ज़रा सी भी रमक मौजूद होती है वो किसी न किसी तरीके से रेजिस्ट करता है डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़, और उस डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस थी ख़ासतौर पर परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से वो सामने आती रही है और उसको रेजिस्ट किया जाता है। आज बहुत सारे लोग जमहूरियत के चैम्पियन बने फिरते हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस वक़्त जनरल एहतशाम ज़मीर साहब की ये जिम्मेदारी लगी होती थी कि उन्होंने पार्टियां बनानी हैं और पार्टियां तोड़नी हैं, और उसी मौके पर एक मरतबा इमरान खान साहब ने भी उनसे एक ख्वाहिश का इजहार किया था कि जनाब को मेरे लिए भी कोई सीन बनाओ। तो जनरल एहतशाम ज़मीर साहब ने उनको जवाब दिया था कि तुम्हारी औकात एक सीट की है, और वो एक सीट फिर उनको मिली भी थी। कहने का मतलब ये है कि ये रवायत पाकिस्तान में कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आने की नई नहीं है, ये पुरानी है और इस रवायत के अंदर बेशुमार लोग मौजूद रहे हैं। और जो हम आज का ये जो पॉलिटिकल कड़मस देखते हैं इसकी वजह भी यही है कि यहाँ पर लोग आज भी मेरे और आपके यानी पाकिस्तान के अवाम की ताकत या पाकिस्तान के अवाम के वोट की अहमियत को नज़रअंदाज करते हैं। वो अवाम की राय को नज़रअंदाज करते हुए इदारों की तरफ देखते हैं, वहाँ से बैसाखियाँ हासिल करने की कोशिश करते हैं, सहारे तलाश करते हैं और उन्हीं सहारों के बल के ऊपर इक़्तिदार के ईवानों पे जाकर मेरे और आपकी नुमाइंदगी करने का जो है वो ढोंग रचाते हैं, जो सरासर गलत है। पाकिस्तान का दस्तूर जिसका मैं आपसे बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि उसको बार बार रोंदा गया, ये इस बात की ज़मानत देता है कि मेरे और आपकी राय से बनने वाली हुकूमत को ही पाकिस्तान पर इक़्तिदार
का या हुकूमत करने का हक हासिल है। इसके अलावा सहारों के ज़रिए, बैसाखियों के ज़रिए, डील्स के ज़रिए, NROs के ज़रिए किसी भी हुकूमत को मेरे और आपके मुल्क के ऊपर जो है वो हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं है। अब अगर ये बात तय हो चुकी है, अब अगर ये बात का एक रिजॉल्व सामने आ रहा है कि इदारों ने अपनी गलती का एहसास ना सिर्फ कर लिया है बल्कि वो ये समझते हैं कि अब हमें सियासत के अंदर कोई रोल प्ले नहीं करना चाहिए, तो इस रिजॉल्व का या इस इरादे का खैर मकदम करना चाहिए, ना कि उनको खींच खींच के दोबारा हमें सामने लाना चाहिए। ये जो मुलाकात जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था, ये एक ऐसे फितने को कुचलने के लिए है जिसने पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक खौफ की फ़ज़ा तारी कर दी है। ख़ास तौर पर पेशावर वाक़े के बाद, पुलिस लाइंस पर होने वाले मस्जिद हमले के बाद, जिसमें 100 से ज़ायद लोग शहीद हुए और सैकड़ों लोग उसके अंदर ज़ख्मी हुए, ये लहर है जो अभी तक आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। बल्कि आज कोयटा में भी एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है जहाँ पर अब तक की इतलात के मुताबिक 5 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि इस फितने को कुचलने के लिए मरबूत पॉलिसी की ज़रूरत है। हुकूमत वक्त की भी यही ख्वाहिश है कि जनाब 7 फरवरी को वो बैठें और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी मौजूद हों ताकि एक मुत्तफ़िका लाहे अमल बनाया जा सके। जिस मुलाकात का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, ये मुलाकात भी उसी नेशनल कंसेंसस को डेवलप करने की एक कोशिश थी जिसमें सेनेट की दिफाई अमूर की कमेटी को मदऊ किया गया पेशावर, और वहाँ पर जो कोर कमांडर पेशावर थे उन्होंने तकरीबन 4 घंटे तक जो है वो ब्रीफिंग दी है सेनेट की डिफेंस कमेटी को। और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हसन ने जो है वो अब तक के लिए गए इक़दाम और जो फ्यूचर के अंदर उन्होंने अपनी कोई पॉलिसी बनाई हुई है उसके हवाले से सेनेट कमेटी को जो है वो ब्रीफिंग भी दी, और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा कैंडिड, बड़े सख्त किस्म के जो सवाल जवाब का सेशन था वो भी हुआ, और उन्होंने उस सवाल जवाब का उन सवालात के बड़े जो है वो जवाब भी दिए। और उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इस फितने से निपटने के लिए ज़रूरी है कि तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें ना सिर्फ ऑन बोर्ड हों बल्कि अफवाज पाकिस्तान को सपोर्ट करें, ताकि वो ये जो एक अफरियत जो है दोबारा कदम जमाने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान में, इससे ना सिर्फ जान छुड़ाई जा सके बल्कि पाकिस्तान के अंदर पायदार अमन के क़याम के लिए रास्ता हमवार हो। इस दिफाई कमेटी जो सेनेट की थी, इसमें जो इसके सरबराह है वो है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब। ये वही मुशाहिद हुसैन साहब हैं जिनका अभी थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले एक बयान जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जब उन्होंने सेनेट के अंदर खिताब करते हुए हुकूमत को लूली लंगड़ी हुकूमत भी करार दिया था और उन्हें इक़्तिदार छोड़कर इलेक्शन कराने का मशवरा भी दिया था, जिस पर मुसद्दिक मलिक साहब ने उनके ऊपर खासा एतराज़ भी किया। और फिर मुशाहिद हुसैन साहब ने ARY के प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करते हुए ये जिक्र भी किया था कि अगर सियासी जमातों को इतने ही ज़्यादा वफादार लोग चाहिए तो फिर उन्हें चाहिए कि वो कुत्ते पाल लें जो उनके कहने पर जो है वो सर भी हिलाएं और दुम भी हिलाएं। वो तमाम लोग जो किसी न किसी हद तक सोच रखते हैं या अपनी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखते हैं, उनकी जो राय है उसको किसी भी तौर पर सल्ब नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जो है वो उसकी वफ्द की क़यादत की है और बाकी जो कायमा कमेटी के लोग थे उसमें से वो भी उसमें शामिल थे। इस मुलाकात के बाद मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक ट्वीट भी किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने 2 तस्वीर भी शेयर की जो कोर कमांडर साहब के साथ मुलाकात की हैं। और उसके इस ट्वीट के अंदर उनका ये कहना था कि रिसीव्ड मैराथन ब्रीफिंग फॉर 4 आवर्स फ्रॉम कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हसन। उन्होंने कहा जी 4 घंटे तक हमारी मुलाकात हुई और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हसन ने हमें ब्रीफिंग दी और उनसे और उनके बारे में वो कहते हैं कि वो एबल हैं, हैंड्स ऑन फील्ड ऑफिसर हैं, प्रोवाइडेड कैंडिड एंड कॉम्पिटेंट अपडेट्स ऑन सिक्योरिटी सिचुएशन। और इस काबिल अफसर ने हमें मौजूदा जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर बड़े वाज़े और 2 टोक अंदाज में उन्होंने ब्रीफिंग दी है, बताया है कि क्या क्या कुछ हो रहा है। और साथ उनका ये कहना है कि
ये जो ब्रीफिंग थी, इस ब्रीफिंग से इस बात का अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान की फ़ौज इस फितने से निपटने के लिए ना सिर्फ तैयार है बल्कि बहुत ही ज़्यादा संजीदगी के साथ इस फितने को जो है वो उसको काबू में लाने के लिए और उसको नीस्तो नाबूद करने के लिए इस मर्तबा वो उनके पास कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। वो बड़े साफ और एक वाज़े अप्रोच के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और इंतज़ार उनको सिर्फ इस बात का है कि पॉलिटिकल जो सपोर्ट है और आवाम की जो सपोर्ट है वो उनको एक्सटेंड की जाए ताकि वो ये लड़ाई बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में लड़ सके। ख्वाहिश तो यही है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के इस झंझट से बाहर निकले और दुआ यही है कि काश इमरान खान साहब को भी अल्लाह ताला को थोड़ा सा इस बात की हदायत कर दे कि वो कौमी अमूर को सियासी अमूर से अलग रखने का जो सबक है वो सीख सके। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।